तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब मैं आपको एसक्यूएल वर्कबेंच पे ग्राफिकली डेटाबेस डिज़ाइन करना और इसके बाद दो फंक्शंस मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग, इन दोनों को यूज़ करना बताऊंगा और आपको जो डेटाबेस में यूज़ होने वाली डिफरेंट क्यूरीज़ हैं उनके बारे में बताऊँगा कि आप उन क्यूरीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनके थ्रू आप अपने डेटाबेस को किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना वर्कबेंच जो आपने इंस्टॉल किया उसको ओपन करें। ये मेरा MySQL का वर्कबेंच ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने भी डेटाबेस के लिए न्यू मॉडल्स बनाने हैं। और मॉडल्स बनाने के लिए क्या करेंगे आप, फाइल न्यू मॉडल, आपके पास एक मॉडल की फ़ाइल सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो आप अपने डेटाबेस का नाम रखिए, जो भी आपने नाम रखना है। इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आपका स्कीमा शो कर देगा कि आप यहाँ पर इसका नाम स्पेसिफाई कर दें। अब इसका नाम मैं फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ स्टूडेंट डॉट एग्जाम्पल। मैंने इसका नाम रखा स्टूडेंट एग्जाम्पल और इसको एंटर कर दिया क्रॉस। ये मेरे डेटाबेस का नाम एक जो है वो नाम फिट हो गया। अब ये देखिए आप यहाँ पर मैं डेटाबेस के टेबल्स व्यूज़ को मैनुअली भी ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर जाकर या तो मैं आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ग्राफिकल डाटा मॉडल है, तो मैं यहाँ से ऐड डायग्राम करके ये देखिए इसको डबल क्लिक किया तो ये मुझे ऐड डायग्राम की एक ड्राइंग एरिया दे दिया इसने मुझे। यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस के लिए जो भी टेबल्स या जो डिज़ाइन है उसको मैं बना सकता हूँ और उसको ऑटोमेटिकली उन दो फंक्शंस के थ्रू इसको कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले टेबल बना कर दिखाता हूँ। ये टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और ये टेबल मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो टेबल मेरे सामने ड्रॉ हो गया। अब इस टेबल को डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने टेबल की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, इस टेबल का नाम, और मैं इस टेबल का नाम रखूँ स्टूडेंट। मैंने टेबल का नाम चेंज किया तो देखिए इसने रन टाइम पर सामने जो टेबल का ग्राफिकल कंपोनेंट था उसमें उसका नाम चेंज किया। अब ये डिफरेंट चीज़ें हैं मेरे पास। यहाँ पर मैं टेबल के जितने कॉलम चाहूँ उतने कॉलम ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर जिस कॉलम का मैं सिलेक्ट करूँगा उस कॉलम की डिटेल्स सामने मेरे आ जाएंगी। अब मैं सबसे पहले अपने कॉलम में पहला कॉलम ऐड करता हूँ। जाहिर सी बात है मेरा सबसे पहला होगा कॉलम आईडी का। मैंने आईडी का कॉलम ऐड किया और साथ ही उसकी डाटा टाइप है इंटीजर। वो क्या होगी, इंटीजर डाटा टाइप। जो कि आईडी है बेसिकली वो प्राइमरी की होती है, तो मैं इसको प्राइमरी की डिफाइन करूँगा। ये एक प्राइमरी की है और मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे करूँगा। अब ऑटो इंक्रीमेंट पे करने और ना करने से क्या मुराद है, ऑटो इंक्रीमेंट पे करने से मुराद ये है कि अगर आप आपका एट्रीब्यूट है या प्राइमरी की उसका अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट पे रखेंगे तो आप जब अपनी डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी आईडी प्रोवाइड नहीं करनी होती। वो डेटाबेस खुद ब खुद आईडी जनरेट करता है आपके प्रीवियस सीक्वेंस के साथ। प्रीवियस सीक्वेंस से क्या मुराद है, अगर इस टेबल में पहले से 5 आइडिया पड़ी हैं 1 2 3 4 5 और आपने ऑटो इंक्रीमेंट को 2 किया हुआ है, तो जैसे ही आप नई एंट्री करेंगे तो वो खुद ब खुद एक इंक्रीमेंट करेगा 1 का और वहाँ पर 5 जो था प्रीवियस सबसे लास्ट वैल्यू थी 5, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करके रख देगा 6। तो आपको वहाँ पर डेटाबेस की आईडी एंटर नहीं करनी होती है, आपकी डेटाबेस खुद ब खुद उस आईडी को जनरेट करती रहती है। ये तो हो गया आपका पहला एट्रीब्यूट। सेकंड एट्रीब्यूट बनाने के लिए मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम में सॉरी सेकंड रो में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं रखूँगा नेम। नेम से क्या मुराद है, स्टूडेंट का नेम। अब स्टूडेंट के नेम में मैं इसकी लिमिट को 45 रहने देता हूँ, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शन देखिए आपके सामने उसने सारी ऑप्शन दे दी हैं कि UN अनसाइंड डाटा टाइप, इसकी कोई डाटा टाइप मैंने अब तक डिफाइन नहीं की, AI ऑटो इंक्रीमेंटेबल और G से क्या हमारा जनरेटेड कॉलम, ये कॉलम जनरेट हो गया। और यहाँ पर आप उसकी कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब क्योंकि नेम है, मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का नेम एम्प्टी ना हो तो उसको मैं नॉटल कर दूँगा। तीसरी चीज़ आती है स्टूडेंट के बाद मैं उसको कहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ DOB एंटर। अब यहाँ पर मुझे वॉचर बिल्कुल ठीक है, मैं उसको वॉचर रख सकता हूँ, लेकिन इस तरह करने से मुझे वैलिडेशन नहीं मिलेगी अपनी डेटाबेस में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक डेट का कंपोनेंट बनाता हूँ। अगर ये ऐसे शो नहीं करता तो आप यहाँ आएँ, ये देख ये डेट एंड टाइम को सिलेक्ट किया तो उसने इस वाले डाटा टाइप को डेट एंड टाइम बना दी। इसका क्या मतलब है कि जो स्टूडेंट है उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना लाजमी होगी। तो ये 3 हो गए। इस 3 के तरह ही मैं 30 एट्रीब्यूट्स और बना सकता हूँ और जितने चाहूँ मैं एट्रीब्यूट बनाता रहूँगा। ये तो हो गया एक काम कि आपने अपनी डेटाबेस के लिए सबसे पहले टेबल बनाया, टेबल बना के उस टेबल का नाम रखा, उस टेबल का नाम रखने के बाद उस टेबल में अपने एट्रीब्यूट ऐड किया और हर एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी आपने उसके साथ साथ सेट कर दी। ये तो हो गया एक काम। अगर आपने इस टेबल में फॉरेन कीज़ बनानी है तो आप इस टेबल में आएंगे, फॉरेन की का नाम और उसका रेफरेंस टेबल। ये जो सही बताऊँ तो ये मुश्किल अप्रोच है। सेकंड अप्रोच क्या है, फॉरेन की आप हमेशा किसी दूसरे टेबल से देते हैं,
तो दूसरे टेबल से कैसे देते हैं, आप उस दूसरे टेबल से उसका रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इनके आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए ये फंक्शंस प्रोवाइड हैं। ये देखिए, अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको ये डिस्प्ले अभी नहीं कर रहा, ये वाला फंक्शन है 1 to 1, ये लिखा हुआ है इसके नीचे। 1 to 1 का फंक्शन क्या है, इस टेबल की एक एंट्री वहाँ पर होगी, एक इस टेबल की जो एक रो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा वहाँ पर अपीयर नहीं हो सकती। सेकंड है 1 to many, सेम ये डॉटेड लाइंस हैं और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। डॉटेड लाइंस का क्या मुराद है कि इनका रिलेशनशिप आपस में वीक है, और स्ट्रेट लाइंस के मुराद है कि इनका रिलेशनशिप आपस में स्ट्रॉन्ग है। और जो तीसरा है मैनी टू मैनी का फंक्शन है। मैनी टू मैनी का फंक्शन जब आप बनाएंगे तो इन दोनों के दरमियान में ऑटोमेटिकली एक ब्रिज टेबल जनरेट कर देगा, वरना जब आप खुद से कोडिंग करते हैं तो आपको खुद से जनरेट करना पड़ता है। तो ये फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली ब्रिज टेबल जनरेट करके दे देगा। अब इस टेबल के बारे में फ़ौरन की हिस्से मुझे बनानी थी। लास्ट आता है इंसर्ट्स। अब इस इंसर्ट से क्या मुराद है कि इस इंसर्ट से मुराद है कि मैं इस टेबल में पहले से कोई डाटा रखवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ID 1, मैंने नाम रखा हमज़ा, और डेट ऑफ बर्थ मैंने कोई भी सपोज़ करें मैं इसकी डेट रखता हूँ, आज की डेट अगर मैं 6 डेट रख देता हूँ, या आज की जो भी डेट है 9/5/2020। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे एरर देगा यहाँ पर, क्योंकि ये SQL की डेट एंटर करने का सही फॉर्मेट नहीं है। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम में आता हूँ और इसको नॉट नल एम्प्टी कर देता हूँ कि अगर मैं इस वाली कॉलम को खाली भी छोड़ दूँ तो कोई तो मुझे वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा। तो मैं इसको नल कर देता हूँ। अब ये देखें, इसको सेव किया तो मेरे पास इस टेबल में एक एंट्री आ गई है 1 हमज़ा और DOB जो कि एम्प्टी है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अभी तक मेरे डेटाबेस में ये डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई। अभी तक मेरे पास सिर्फ उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ मुझे ग्राफिकली वो डेटाबेस नज़र आ रही है उस डेटाबेस में जिसमें एक ही टेबल है और उसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ID, नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे सिर्फ ये ग्राफिकली नज़र आ रही है, अभी तक मेरी डेटाबेस में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसको अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि डेटाबेस में आगे इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई, आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पर आए, अपना लोकल इंस्टेंस को रन करें और ये देखें यहाँ पे सारे स्कीमास शो कर रहा है कि आपके पास कौन कौन से स्कीमास हैं। यहाँ पर आपका डेटाबेस जो आपने नाम रखा था स्टूडेंट एग्जाम्पल, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अगर तब यहाँ पर शो नहीं हो रहा उसका मतलब है कि आपकी डेटाबेस अभी तक नहीं बनी। अब ये तो आपने सपोज़ आपकी डेटाबेस इतनी थी, सिर्फ एक ही टेबल था उसमें 3 कॉलम्स थे, वो आपने डिज़ाइन कर लिया। अब आप चाहते हैं कि इसको डेटाबेस में इम्प्लीमेंट भी करना है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। तो आपके लिए यहाँ पर एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है जो कि है यहाँ पर इस डेटाबेस के टैब में, और यह है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। अब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या करती है, अब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग सबसे पहले तो उसने आपके डेटाबेस में चूँकि आपके इस फंक्शन ने आपके डेटाबेस के अंदर ये डेटाबेस को क्रिएट करना है तो उसको एक कनेक्शन चाहिए आपके डेटाबेस से। अब इसको यहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड करें, ये आपने कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया। चूँकि ये फंक्शन आपके इस डायग्राम को आपके डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको आपके डेटाबेस से कनेक्शन चाहिए। उस कनेक्शन को आप यहाँ से नेक्स्ट करके प्रोवाइड करें। अब आपके पास ये सारे डिफरेंट ऑप्शन आ गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इन डिफरेंट ऑप्शन में आप ऑप्शन को देखेंगे वो आपको बताता रहेगा। सिर्फ क्रिएशन फॉरन की, आपने फॉरन की अगर अपनी जो है वो अपनी डेटाबेस में इम्प्लीमेंट अभी नहीं करनी तो आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। जनरेट से अपडेट क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट्स, हर किसी के लिए अलग अलग ऐसे क्रिएट की स्टेटमेंट्स बनाए, इंसर्ट की स्टेटमेंट्स बनाए टेबल के लिए। अब आपने अगर अपने डाटा में यहाँ पर मैं आपको अगर मैं पीछे जाके आपको दोबारा दिखाऊँ, अगर आपने यहाँ पर इंसर्ट्स की हैं और आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में यहाँ पर इसको टिक नहीं करते, इस वाले कॉलम को, इस वाली रो को चेकबॉक्स को टिक नहीं करते, तो जब आपकी डेटाबेस बनेगी तो उसमें ये वाला डाटा नहीं जाएगा। अगर आप इसको टिक करते हैं तो ये वाला डाटा आपके डेटाबेस में प्री डिफाइंड तौर पर आ जाएगा। ये है इस आपकी जो फंक्शन है वो आपको सारी प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहा है कि आप बगैर अभी तक डेटाबेस बनी नहीं है लेकिन आपने पहले इसमें कुछ डाटा रखवा दिया कि जब भी डेटाबेस बनेगी आप उसमें डाटा लाजमी रखवा देंगे। और इसी तरह बाकी सारे फंक्शंस भी हैं। एक ये फंक्शन है ड्रॉप ऑब्जेक्ट बिफोर ईच क्रिएट ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में डेटाबेस पहले से बनी हुई है तो उसको ड्रॉप कर दें, उसको ख़त्म करें और उसकी जगह एक नई डेटाबेस बनाएं। तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एक अच्छी प्रोविज़न है कि आप हमेशा जब भी एक एसक्यूएल क्वेरी रन करें तो आप पिछली की डेटाबेस को ख़त्म करके उसके जगह एक नई डेटाबेस लेके आएँ। ये वाला चेकबॉक्स आपकी हेल्प करेगा इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या चीज़ें जो आपके लिए बनाई जाएंगी इसके बाद, इस फंक्शन की पूरे प्रोसेस के बाद। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ है, आपके पास सिर्फ एक टेबल था तो वो आपको 1 और टोटल ऑब्जेक्ट शो कर देगा जिसमें से आपने एक ही बनाया हुआ है।
अब ये देखिए कि आपके पास एक टेबल था, अगर आपने बनाना है इसको यहाँ पर कर दें। उसने कहा 1 ऑब्जेक्ट 0 सिलेक्टेड, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। उसने कहा 1 ऑब्जेक्ट है और 1 ही सिलेक्टेड है, तो मेरी एक ही ऑब्जेक्ट है और उसमें एक टेबल बन जाएगा। ये अब मेरे पास ये देखें, अब इस फंक्शन ने क्या है, मैंने पीछे एक ग्राफिकल पूरा जो थी वो बनाई थी डेटाबेस, तो इसने मुझे उसकी पूरी एसक्यूएल क्यूरी बना के दे दी। ये देखें, ये आपके पास सारी क्यूरी, और लास्ट पर उसने मुझे उसका भी नाम दे दिया जो मैंने टेबल में आपको कहा था कि मुझे टेबल में ये वैल्यूज़ इंसर्ट करने देगा, तो ये उसने वो वैल्यूज़ भी इंसर्ट करके दे दी हैं कि मैं अपने टेबल में ये वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकता हूँ। इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए आपकी डीबी से कनेक्ट होगा और वहाँ पर अपनी ये जो स्क्रिप्ट बनाई है आपने उसको रन करेगा और जो क्या नाम है डिफरेंट काम करेगा। अब ये जो एरर दिया है इसने क्यों दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसकी टाइप जो है डी ओ बी, इसकी टाइप मैंने रखी है डेट, लेकिन जो मैं डाटा एंटर कर रहा था वो था एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो उसने बता दिया कि जो इनकरेक्ट डेट एंड टाइम वैल्यू फॉर कॉलम डी ओ बी एट रो 1, उसने ये वाली लाइन इंसर्ट ही नहीं की और मेरी डेटाबेस में इस वक्त ये नहीं आया होगा। इसको चेक करने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, स्कीमास को रिफ्रेश किया तो ये देखिए मेरे पास वो डेटाबेस आ गई। अब इस डेटाबेस के अंदर जब मैं इसको ओपन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्यूरी लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था मेरे स्टूडेंट, ये देखिए उसने स्टूडेंट शो कर दिया। अब अगर मैं इस वाली लाइन को रन करूँगा, ये देखिए उसने स्टार्ट किया और उसने कुछ भी शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी वो क्यूरी फेल हो गई थी, रन नहीं हुई थी, तो मेरी डेटाबेस में कोई भी ऑब्जेक्ट का या डाटा नहीं आया।